नमस्कार, 7:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी और आइए बड़ी खबर से बुलेटिन का आगाज करते हैं। न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है और देहरादून के स्पा सेंटर्स पर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। 11 थाना क्षेत्रों में पुलिस ने जबरदस्त छापेमारी की है और यहां आपको जानकारी दें कि 86 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की टीम पहुंची और वहां के रिकॉर्ड्स खंगाले गए। इस दौरान पुलिस ने 8,60,000 का जुर्माना भी कई सेंटर्स पर लगाया। काम करने वाली लड़कियों को पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होने पर जुर्माना लगाया गया है। तो जो लड़कियां काम करती हैं इन स्पा सेंटर्स में, उनका वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुआ था, इसी के तहत जुर्माना लगाया गया। इससे पहले कल भी 17 स्पा सेंटर्स पर पुलिस की छापेमारी हुई है और अब कुल मिलाकर 100 से ज्यादा स्पा सेंटर्स पर अब तक छापेमारी हो चुकी है। न्यूज 18 के खुलासे के बाद पुलिस हरकत में आई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रदेश से। सत्येंद्र बर्तवाल मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं इस खबर पर। सत्येंद्र बर्तवाल, मुबारक हो, ये खुशी का मौका है और जो बीड़ा हमने उठाया था आखिरकार उसमें हमें वही मुकाम हासिल हुआ जो हम करना चाहते थे। यही हमारी जिम्मेदारी थी कि जिस स्पा सेंटर में जिस्म फिरोशी का धंधा चल रहा था उसको लेकर राज्य पुलिस की आंखें खुले और इस तरह जो 100 स्पा सेंटर्स पर अब तक छापेमारी हो चुकी है वो की जाए। बिल्कुल कंचन, क्योंकि न्यूज 18 की खबर का ये से हम बड़ा असर कह सकते हैं कि क्योंकि न्यूज 18 ने स्पा सेंटरों की जो काले धंधों के काले चिट्टे का एक अपने दर्शकों को पूरी एक सीरीज दिखाई थी, जिसके कारण अब देहरादून पुलिस हरकत में आई है। अगर हम बात करें कल की, तो कल भी 17 स्पा सेंटर पे कार्रवाई हुई थी और 1,70,000 का जुर्माना पुलिस ने इन स्पा सेंटरों से लिया था। और आज हम कह सकते हैं एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। करीब 86 जो स्पा सेंटर देहरादून के अलग अलग क्षेत्रों में है उन पे कार्रवाई हुई है और करीब 8,60,000 का भी आज पुलिस ने अपना इन स्पा सेंटर पे जुर्माना ठोका है। कंचन, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई ऐसे स्पा सेंटर हैं जो कि यहां से बंद हो चुके, जो हमें पता चला पुलिस द्वारा कि पुलिस के जो खुफिया जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि कई स्पा सेंटर यहां पे बंद मिले, स्पा सेंटर में ताले मिले। यहाँ की यानी कि न्यूज 18 ने जो पुख्ता जानकारी अपने दर्शकों को दिखाई थी कि देहरादून के स्पा सेंटर में क्या कुछ चल रहा है, उसकी पूरी एक सीरीज दिखाई थी, उस पे कार्रवाई तो हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो ये युवतियां हैं जो ये आती हैं, कहां से ये आती हैं और कहां की ये रहने वाली है। पुलिस भले इनका अब एक ब्यौरा स्पा सेंटरों के मालिकों से तो मांगा है, लेकिन अब स्थितियां कुछ और भी देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, यानी कि सख्ती अब और बढ़ेगी। और सत्येंद्र बर्तवाल, यही वजह है कि आज प्रदेश की राजनीति में आप कह लो, बड़े पॉलिटिशियन कह लो, सोशल एक्टिविस्ट कह लो या फिर प्रदेश की जनता कह लो, न्यूज 18 की इस खबर के, इस खुलासे के बाद न्यूज 18 की तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं। ये बड़ी खबर और हमारी खबर का बड़ा असर हम आप तक पहुंचा रहे थे। अब आगे बढ़ेंगे और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में 5वां धाम सैन्य धाम जोड़ा था। इस पर आपको बता देते हैं कि अब उसी सैन्य धाम का शिलान्यास होने जा रहा है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर देहरादून में शिलान्यास होगा। कल सैन्य धाम का शिलान्यास होने वाला है और करीब 5 एकड़ एरिया में सैन्य धाम बनेगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका शिलान्यास करेंगे। अप्रैल 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सैन्य धाम की घोषणा की थी। अब पीएम मोदी का सपना मूर्त रूप लेने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत कहते हैं कि देवभूमि में सैन्य धाम बनने से विशेष संदेश जाएगा। कल पंचम धाम के रूप में सैन्य धाम का शिलान्यास किया जाएगा और कोशिश रहेगी कि वो जल्दी से तैयार हो। वो हमारे जो शहीद सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए अपना बलिदान दिया, उनको याद किया जाएगा। वहीं नई पीढ़ी, नई जनरेशन देशभक्ति वहाँ से के लिए उत्प्रेरित होंगे। ये सैन्य धाम का कल शिलान्यास जो है माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। 5 एकड़ जो है जमीन है और बहुत लंबे समय से उसकी तलाश थी, उसके सारी जो है फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है। और इस समय एक बड़ी खबर देहरादून से आ रही है। यहाँ पर ऋषिकेश में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड को IDPL ऋषिकेश की जमीन मिल गई है। कन्वेंशन सेंटर को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी बड़ा बयान आया सामने। सीएम कहते हैं कि जल्द ही काम शुरू होगा। प्रस्तावित कन्वेंशन सेंटर का डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। IDPL की कुल जमीन 934 करोड़ एकड़ है, माफ कीजिए 934 एकड़ कुल जमीन है IDPL की, जिसमें से
200 एकड़ जमीन ऋषिकेश एम्स को मिलेगी और करीब 700 एकड़ जमीन में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर तैयार होगा। लगभग 934 एकड़ लैंड और उसमें एक कन्वेंशन सेंटर, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर वहाँ पर प्रस्तावित है। उसका डिजाइन भी काफ़ी हद तक तैयार हो गया है, तो हम चाहेंगे कि उसको भी हम लोग जल्दी से जल्दी बनाएं। तो बीते 4 साल के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ कर चुके हैं। हरीश रावत ने एक बार फिर से सीएम की तारीफ की है। आखिर इस बार क्या कहा है उन्होंने और क्यों कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। त्रिवेंद्र सरकार का पूरा फोकस गैरसैंण पर है और इस बार का बजट सत्र भी गैरसैंण में ही होगा। गैरसैंण में इसी पहल को पूर्व सीएम हरीश रावत ने सही बताया है। हरीश रावत का कहना है कि अगर त्रिवेंद्र रावत सत्र के साथ गैरसैंण से सरकार भी चलाएं तो वो खुद कहेंगे कि एक कदम और आगे बढ़े त्रिवेंद्र। यदि बजट सत्र के बाद सरकार 1-1.5 महीने वहीं से भी संचालित, मगर 1.5 महीने ट्रायल बेसिस पर ही आप 1.5 महीने सरकार का वहां से संचालन करिए, तो मैं कहूंगा एक कदम आगे बढ़े त्रिवेंद्र सरकार के अब तक के कार्यकाल के तमाम फैसलों की तारीफ पूर्व सीएम हरीश रावत पहले भी कर चुके हैं और इसी बात से सरकार के मंत्री भी खुश हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है और हरीश रावत कांग्रेस की मुख्य धारा से हटते जा रहे हैं। कांग्रेस की मुख्य धारा से हटके एक कॉमन आदमी की तरह बयान दे रहे हैं, अच्छी बात है। अपने वृद्धावस्था को सुखी बनाने के लिए अच्छा कदम है। पर मुख्यमंत्री की तारीफ आप सही मान? देखिए, सरकार अच्छा काम कर रही है और हरीश रावत जी अगर ये कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि लगता है कि वो कांग्रेस की धारा से बाहर निकलना चाहते हैं। गैरसैंण लगातार त्रिवेंद्र सरकार के एजेंडे में है और बीजेपी गर्मियों की राजधानी के मुद्दे को चुनाव में भुनाने के मूड में है। वहीं बार बार पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से हो रही तारीफ से सरकार भी खासी खुश है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। सरकार आने वाला बजट सत्र राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कराने जा रही है, जिस पर विपक्ष भी सरकार के साथ है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश कहती हैं कि गैरसैंण में सत्र कराने का फैसला अच्छा है, लेकिन सरकार गैरसैंण को लेकर सत्र कराने तक ही सीमित न रखे। इंदिरा ने मांग की है कि सरकार गैरसैंण के नाम पर केवल राजनीति ना करे और गैरसैंण के विकास को केवल सत्र कराने तक ही सीमित ना रखे, बल्कि वहां का विकास भी हो, ऐसी योजना बननी चाहिए। नहीं, गैरसैंण में बजट सत्र हम स्वागत करेंगे और इन्हें ग्रीष्मकाल में होने वाले हर सत्र को गैरसैंण में हमेशा करना चाहिए। आखिर गैरसैंण को मुद्दा क्यों बनाए हुए हैं, उसका सचमुच में विकास करें। वहाँ की चमोली की जनता को लगे कि यहाँ राजधानी बनी, हमें रोजगार मिलेगा, हमारा फ़ायदा होगा, सरकार से हम अपनी बात कह पाएंगे। तो ईमानदार होकर काम करें। अब आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि चुनाव से पहले कांग्रेस में हर स्तर पर रार देखने को मिल रही है। ताजा मामला उधम सिंह नगर से, वहां के किच्छा इलाके से है, जहां से पूर्व के कैबिनेट मंत्री तिलकराज बेहड़ ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है, जिसके बाद वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री हरीश पनेरू ने बेहड़ की दावेदारी के खिलाफ धरने पर बैठने का ऐलान कर दिया है। पनेरू के रुख से आने वाले दिनों में तराई के भीतर कांग्रेस की सियासत गरमाना तय माना जा रहा है। जो लोग भी इस बात को सोचते हैं कि किच्छा बहुत सरल है, चरागा है, इसको कोई भी चर लेगा, तो वहाँ हमने खून पसीने से किच्छा विधानसभा को सींचा है। हमने विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक से लोहा लेकर हमने जनता की आवाज़ को, कांग्रेस जनों की आवाज़ को, किच्छा विधानसभा को जिंदा रखा है। हरिद्वार के खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पर उनके एक करीबी व्यक्ति ने अभद्रता और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाते हुए वीडियो वायरल कर दिया है। इस मामले में आज विधायक ने मीडिया के सामने अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा कि उन पर लगे हुए आरोप बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उन्होंने संजय अग्रवाल को हिसाब करने के लिए अपने आवास पर बुलाया था। संजय अग्रवाल पर उनका 4 करोड़ बकाया था, लेकिन उसमें समझौता होने के बाद 2 करोड़ 44 लाख में देनदारी निकली। इसके बाद उन्होंने रुड़की और लंढोरा के मकान की नोटरी मेरे नाम लिखा दी, लेकिन संजय अग्रवाल ने कहा है कि 11 जनवरी को वो रजिस्ट्री कर देंगे, लेकिन वो 10 जनवरी को गायब हो गए।
अपने मकान पे कि भाई तेरा साफ हिसाब होगा, तो 4 जने होंगे और कोई नहीं होना। जैसे हिसाब शुरू हुआ उन्होंने एकदम गाली गलौज करके, वहाँ सुनील वाजा भी था, रमजान भी था, इस्लाम भी था और कोर पनोती चैंपियन भी थे, और चैंपियन सामने खूब गाली गुली लगा होता है हिसाब किताब बना भाई साहब, और वो बाहर को चले गए। उन्होंने थोड़ी देर में 2-2.5 करोड़ का कितना का मुझे तो बैठ गया, और फिर नोटरी वाले को बुला के और नोटरी कराई वहाँ से। 2 सप्ताह पहले हमने इनको बुलाया, बैठ करके 10 आदमियों ने हिसाब भी कराया। उसमें इन्होंने माना कि साहब आके हमसे बहुत गलती हुई। 4 करोड़ के आसपास का घोटाला इनके ऊपर निकला। 10 आदमी थे, उन्होंने कहा साहब आप कम कर दीजिए, राजा हैं आपके ऊपर। मैंने कहा भाई हम तो सारा छोड़ देंगे, लेकिन ये तो बेईमान है, सजा तो मिलनी चाहिए इनको। तो 2 करोड़ 44 लाख रुपया इनके ऊपर निकला, हमने 1.5 करोड़ घटा दिया उसमें से। पहले जो मुकदमा 420 में कोतवाली मंगलूर में कायम हुआ है, और कल का मुकदमा जो है 406-420 में मुकदमा कायम है, और उसमें इन्वेस्टिगेशन का कार्रवाई प्रचलित है। उत्तराखंड में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर पहला चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस थाना अस्तित्व में आ चुका है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी तरफ से इससे पहले थाने का उद्घाटन भी कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने। इस थाने का मकसद ये है कि पीड़ित बच्चे हों या फिर आरोपी, उनको आम अपराधियों से दूर एक फ्रेंडली माहौल उपलब्ध कराया जाएगा, जहां पर पुलिस तो होगी लेकिन सिविल ड्रेस में होगी। नैनीताल में एक रिसर्च स्कॉलर का हैरान करने वाला कारनामा सामने आया है। आरोपी शख्स महिलाओं के अंडरगारमेंट्स चोरी करता था। रिपोर्ट देखिए। नैनीताल के फांसी गदेरे की महिलाएं कपड़े तो सुखा रही थी, लेकिन अनजान चोर इनके अंडरगारमेंट्स चोरी कर फरार हो रहा था। 10-15 दिनों तक रोजाना गायब हो रहे महिलाओं के अंडरगारमेंट्स की घटना आम होने लगी, तो यहाँ के लोगों ने प्लान तैयार किया और अंडरगारमेंट्स चोर को रंगे हाथों दबोचा। तो ये अंडरगारमेंट्स चोर कुमाऊं विश्वविद्यालय का शोध छात्र निकला। 15 दिन से इनके अंडरगारमेंट्स जो चोरी हो रहे थे, तो आज उन लोगों ने खुद ही जो है उसे चेक करने के लिए खुद ही लोग छुप करके बैठे हुए थे। तो आज इनसे रंगे हाथ जो है अंडरगारमेंट चुराते हुए पकड़ा गया था। तो इसे मौके पर ला करके थाने पर लाए, हमारे द्वारा भी पूछताछ की गई, तो इसने जो है घटना की स्वीकारोक्ति की। दरअसल शोध छात्र द्वारा अजीबोगरीब चोरी से स्थानीय लोगों के साथ पुलिस भी हैरान हो गई। पूछताछ में छात्र प्रकाश चंद्र ने पुलिस को बताया कि वो इन कपड़ों को ले जाता था और बाद में कहीं फेंक देता था। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार पकड़ में आया हो, इससे पहले भी इस युवक द्वारा ऐसे ही अंडरगारमेंट चोरी की घटना में पकड़ा गया था, लेकिन कार्रवाई न होने पर फिर घूमने लगा। हालांकि लोगों ने कानूनी कार्रवाई के लिए मना कर दिया, लेकिन पुलिस ने 151 में कार्रवाई की है और अंडरगारमेंट्स चोर को हिदायत देकर छोड़ दिया। पूछताछ से बताया कि केवल जो है इसे निकालने के बाद केवल अपने पास रख लेता था, उसे केवल पकड़ने में ही संतुष्टि सी मिलती थी इसको, तो इसके द्वारा यही बताया गया है। जानकार मानते हैं कि मनोविज्ञान की भाषा में इसे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। इसका मतलब है कि एक शख्स को ऐसा काम करने की आदत हो जाती है जो उसे अच्छा लगता है और ऐसा व्यवहार न करने पर उसे बेचैनी होती है। बहरहाल ऐसी बीमारियों का इलाज संभव है। अगर जल्द ही इलाज नहीं किया जाता तो ये भविष्य में और खतरनाक हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको फटाफट से कोरोना की अपडेट प्रदेश की दे देते हैं। आज राज्य में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3 लोगों ने अपना दम तोड़ा है। राज्य में कुल कोविड केसेस अब 95,000 के पार हैं। एक्टिव केसेस अब घट रहे हैं, जिनकी संख्या महज 1700 रह गई है। आज राज्य में 2308 हेल्थ वर्कर्स का कोरोना वैक्सीनेशन हुआ, जिसके बाद अब तक 10,500 वर्कर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है। और आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं मौसम की। राज्य में फिर से मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम विभाग ने एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। कल सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। बारिश का सिलसिला 24 जनवरी तक रहने वाला है। गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश का अनुमान है। हालांकि 25 जनवरी से राज्य में फिर से मौसम साफ हो जाएगा। करीब 3 दशक के बाद इस बार पहाड़ों में बर्फबारी सबसे कम हुई है। बर्फ से एकदम भरे रहने वाले पहाड़ आज जहां पर पर्यटन कारोबार प्रभावित हो रहा है, तो वहीं खेती और बागवानी के लिए भी ये खतरे की घंटी है। देखिए इस पर रिपोर्ट।
लंबे अरसे बाद उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके सर्दियों में बर्फबारी से मरहूम हैं। आलम यह है कि जनवरी का महीना जाने को है, लेकिन ऊंचाई वाले इलाकों को छोड़ दें तो बर्फबारी कहीं नजर नहीं आ रही है। जबकि बीते सालों में जनवरी तक दर्जनों बार बर्फबारी होती थी। ऊंचाई वाले इलाकों में इस बार 7 बार मामूली बर्फ गिरी है, जबकि बीते साल 28 बार हिमपात हुआ था। यही नहीं, सर्दियों के सीजन में होने वाली बारिश भी अब तक आधी ही हो पाई है, जिससे भविष्य में पेयजल संकट भी खड़ा हो सकता है। देखेंगे कि तापमान भी जो है इस बार थोड़ा ज्यादा रहा है, जिसकी वजह से बर्फ इस वाले एरिया में, जो उत्तराखंड का पर्टिकुलरली जो एरिया है, इसमें नहीं पड़ी है। और इसका असर जो है बर्फ नहीं होने से गर्मियों में पानी की उपलब्धता पे भी हो सकता है। पहाड़ों में बर्फबारी नहीं होने का दुष्प्रभाव साल भर देखने को मिल सकता है और खेती पर तो इसका सीधा असर पड़ेगा। साथ ही बागवानी को भी नुकसान होगा, क्योंकि सेब की बेहतर पैदावार के लिए बर्फ बहुत जरूरी होती है। यही नहीं, हिमालय में पैदा होने वाली बेशकीमती जड़ी बूटियों के उत्पादन में भी कमी आने के साथ ही इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी पड़ेगा। आपका ये क्लाइमेट चेंज हो रही है, इसके वजह से हमारा ये बहुत ज़्यादा परिवर्तन आजकल आ रहा है। तो बर्फबारी का बेसिकली ये होता है, जब बर्फबारी आपकी होती है उसकी कई चीज़ें उस पर डिपेंडेंट होती है। जानकार मान रहे हैं कि करीब 3 दशक बाद पहाड़ों में सर्दी सूखी ही खत्म होने की कगार पर है और मौसम में आए इस बदलाव की वजह पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में कमी है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज यूं ही रहता है या फिर हालात कुछ बदलते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आगे बढ़ रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। त्रिवेंद्र कैबिनेट की बैठक चल रही थी जब से कुछ ही देर पहले हुई है खत्म, और आपको ये बड़ी बात बताते हैं कि कैबिनेट की बैठक में 15 बड़े फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट में 15 प्रस्ताव आए थे और सभी पर मोहर लगा दी गई है। संस्कृत विद्यालयों में प्रबंध शिक्षकों को सौगात मिली है। 155 संस्कृत शिक्षकों के लिए भत्ते तय हुए हैं। रानीखेत में सेंटर स्कूल के लिए दी भी गई है जमीन। इसके आगे ये भी बताएं आपको 22,492 स्कूल स्टूडेंट्स को बची हुई छात्रवृत्ति भी दी गई है। समाज कल्याण की तरफ से दी गई 3 करोड़ 79 लाख रुपए की छात्रवृत्ति। और इसी बड़ी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।